कहीं पे, क्या है कि नहीं? हाँ। चलिए अब हम लोग ऑन टॉपिक बात करते हैं। क्या समय काफ़ी हो चला है नहीं? अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीरियस हो जाना है ऐसे करके। क्या हम जैसे हैं नॉर्मल ही रहेंगे, है कि नहीं? हाँ। क्या शोभा ठीक है? हालचाल? चलिए, बहुत दिन बाद आए हैं आप। अमूमन आप बहुत कम आते हैं। क्या अब तो आपको आना भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल 100% फ्रीडम। तो आइए आज हम लोग लास्ट टाइम जो है वह एग्ज़ाम पर बात कर लेते हैं, है ना? आज भी नहीं कहिएगा कि पेज नंबर 32 में 7वां का तीसरा प्रॉब्लम है नहीं? क्या अब पेज नंबर 93 का कोनो सवाल नहीं समझे? क्या ये सब आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। लास्ट एग्जाम कब है? 21 को। तब तक आप आ सकते हैं कभी भी प्रॉब्लम पूछने के लिए, लेकिन मोबाइल नंबर पर संपर्क करके, है ना? ऐसा नहीं आप आवे हम यहाँ ना रहे। क्या देखिए, अब आपकी तैयारी हो चुकी है, लेकिन एग्ज़ाम में प्रेजेंट होना एक अपने आप में एक कला है। क्या है? एग्ज़ाम देना अपने आप में एक कला है। कभी कभी गांव घर में क्या होता है, या अमूमन स्टूडेंट में क्या होता है कि स्टूडेंट के पास कोई स्टूडेंट बहुत तेज़ रहता है और उसके बगल का कोई स्टूडेंट उससे थोड़ा कमज़ोर ही रहता है, लेकिन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो कमज़ोर स्टूडेंट का रिज़ल्ट जो है वो तेज़ वाले से 2-4-10 मार्क्स ज़्यादा आ जाता है, उसको कम आ जाता है ना? तो लोग गांव घर में या अमूमन जो लोग जिनके पास कम नॉलेज होता है आदमी का, वो कहते हैं कि फलना का बेटा तो पढ़ने में बहुत तेज़ था और उसका एक दियाद था। क्या मिश्रा जी का पोता, वो तो कमज़ोर था थोड़ा, तब फिर भी उसको कम ज़्यादा नंबर कैसे आ गया? और उसका नंबर क्या आ गया? कम आ गया। जो तेज़ वाला था, जो कमज़ोर वाला था, उसको ज़्यादा आ गया। अमूमन गांव घर में ऐसा सुनते होंगे। तो उसके बाद आदमी का जवाब क्या आता है पता है? उसके बाद आदमी का जवाब आएगा, कॉपी नहीं सही से चेक के नहीं थे, बिहार बोर्ड के सिस्टम ठीक नहीं बुझाइए, है ना? ये सब जवाब सुनने को मिलता है। क्या अमूमन ऐसा नहीं होता है। अब होता क्या है, इसके पीछे का रीजन समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, है ना? कारण वजह समझिए कि क्या वजह है। दोनों तेज ही स्टूडेंट था। क्या फलनामा का बेटा भी और मिश्रा जी का पोता भी, लेकिन मिश्रा जी का पोता कहीं कम तेज था तैयो बेसी नंबर आ गया। क्या क्यों आ गया? तो उसका जो एग्ज़ाम देने का तरीका था वो तेज स्टूडेंट से बेहतर था। तो एग्ज़ाम देने का तरीका और तैयारी दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। एग्ज़ाम में बहुत कुछ फैक्टर काम करता है, जिसमें मैंने कुछ अहम फैक्टर को आपको इससे पहले भी बतलाया है। एग्ज़ाम देने के फैक्टर को बतलाया है। अब जो बिहार बोर्ड का तरीका है, किसका? बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम का तरीका है, किसका? एग्ज़ाम का तरीका, एग्ज़ाम लेने का तरीका वो काफ़ी आसान हो गया है। क्या हो गया है? काफ़ी आसान हो गया है। प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए 2 क्वेश्चन रहता है। प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए कितना? हाँ, आप लोग पढ़े होंगे पहले 2 in 1, अभी भी मॉल में मिलता है, एक पर एक जींस फ्री। क्या एक पर एक लिपस्टिक फ्री, है ना? मिलता है ना? तो इसी तरह से अब क्या हो है, एक पर एक फ्री। इस पोजीशन में क्या हो गया है कि आपको सबसे बड़ा कला जो मैंने पिछले 10 रोज से कहा है कि आपको क्वेश्चन पहले सेलेक्ट करना है पहले 10 मिनट में। 100 क्वेश्चन में जो कमजोर स्टूडेंट भी होगा उसको भी 50 गो ऑब्जेक्टिव आता होगा। जो तेज स्टूडेंट होगा उसको 75 से 80 ऑब्जेक्टिव आता होगा। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा ना जी? क्या रहेगा? हाँ, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसमें जो तेज स्टूडेंट होगा इसको निश्चित रूप से 80 प्रश्न बनाने आता होगा। जो उससे एवरेज होगा, क्या होगा? जो एवरेज स्टूडेंट होगा उसको 60 से 70 बनाने आता होगा, और जो वीक स्टूडेंट होगा उसको 50 से 55 बनाने आता होगा। 50 से कितना? 55। जो कमजोर भी होगा वो भी 35 से 40 बना लेगा। जो अति कमजोर होगा, क्या अति कमजोर मतलब समझे?
हाँ, जिसको आप लोग बिल्कुल गेल गुजरल कहते हैं, उसको भी 35 से 40। लेकिन होता क्या है कि स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं कर पाता है, उसके अंदर सिलेक्शन का जो काबिलियत है, सिलेक्शन का जो तरीका है, वो उसके पास नहीं होता है। क्या? तो आपको मैंने पिछले 10 रोज से यही कहा है, हर एक स्टूडेंट को मैंने कहा था कि अब मॉडल सेट बिहार बोर्ड का खरीदिए, क्या उसका घर पर क्वेश्चन बनाइए या नहीं बनाइए, लेकिन उसमें 100 को ऑब्जेक्टिव में 50 को कॉपी पर लिखिए। जैसे मान लीजिए पहला के बाद अब दूसरा तीसरा चौथा नहीं आता है तो मारिए ना गोली, पांचवा आता है तो आप अपने कॉपी में लिखिए, पहला पांचवा के बाद सातवां आता है तो सातवां, नौवां, 10वां, 15वां, 12वां, 17वां, 18वां, 90 से 100 तक आता है तो 90 से 100 तक ये लिख लीजिए कॉपी पे। ऐसा अमूमन आप 4 को 5 को सेट में कीजिए, निश्चित रूप से आपके पास अगर कम नॉलेज भी होगा फिर भी आप 80% से ज़्यादा नंबर के काबिल हो जाएंगे, 80% नंबर आपको आ जाएंगे। समझ गए? तो जिन लोगों ने अभी तक भी नहीं किया हो वो लोग ये काम जरूर करेंगे। समझ गए हम क्या बोले? बात समझ में आया? तो आप कितने लोगों ने अभी तक सिलेक्शन प्रोसेस को अपनाया है, जरा बताइए हमको। इसको सिलेक्शन एंड सेपरेशन प्रोसेस हम कहते हैं। सेपरेशन मतलब क्या होता है? अलगाव, अलग करना। सेपरेट से सेपरेशन शब्द बना हुआ है। सिलेक्शन एंड सेपरेशन प्रोसेस को अपनाना है कि किसको हटा देना है और किसको रख लेना है। समझ गए? हाँ। तो जिन लोगों ने सिलेक्शन प्रोसेस को अपनाया है ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं अपनाया है उनके पास आज के बाद भी 2 दिन का समय है, क्या? तो आप इसको अपनाइए और बेहतर से बेहतर। फिर आप 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या गो रहता है? 30 गो। उसमें क्या गो चुनना है आपको? कोई भी स्टूडेंट होगा तो 30 में 15 उसको जरूर आता होगा। कितना? 30 में 15 एकदम आता ही होगा। समझ गए? तो इस 30 में से आपको क्या करना है? 15 को बनाना है, 30 में से 15। लेकिन ऑब्जेक्टिव के बाद जो है वो आप ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं बनाएंगे किसी भी एग्जाम में। मैथ हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, मैथली हो, इंग्लिश हो, किसी में भी 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव के बाद आप 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनाएंगे। कितने नंबर वाला? ऑब्जेक्टिव के बाद आपको सीधे 5 नंबर का क्वेश्चन बनाना है। उसमें 8 गो क्वेश्चन रहेगा, उसमें क्या गो सेलेक्ट करना है? 4 गो। साइंस में 4 गो रहेगा तो 2 गो करना है प्रत्येक खंड में। क्या ये बातें हैं? हिंदी में निबंध शायद 7 नंबर का रहता है, तो आप ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद पहले निबंध लिखेंगे क्योंकि उसका वैल्यू कितना है? 7 नंबर। क्योंकि 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लास्ट में 10 मिनट का भी समय बचा ना, और मान लीजिए आपको 10 गो क्वेश्चन बनाना है, पर मिनट अगर आप 2-2 लाइन लिख देते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में तो ये 1.5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप 5 लाइन लिखते हैं तो फिर आपको मार्क्स 1-2 से ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव के बाद आप कहाँ जाएंगे? सबसे पहले 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, है ना? और ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट ईगो पर ले लेता है। अमूमन जो एग्जामिनर का जो क्या कहते हैं प्लान होता है, मैंने पहले कहा था कि किसी भी सब्जेक्ट में पहला जो 30 से 35 ऑब्जेक्टिव रहता है, समझ गए ना, वो थोड़ा सा टफ रहता है। अक्सर स्टूडेंट उसी में फंस के रह जाते हैं। बाद वाला जो ऑब्जेक्टिव रहता है 40 के बाद वाला, वो थोड़ा सा इजी होता है। और 70 के बाद वाला जो 100 तक रहता है 30 वो ऑब्जेक्टिव, वो बिल्कुल इजी होता है। मतलब फर्स्ट 1 से 30 कितना टफ, कितना हो गया? टफ। समझ गए? इसके बाद 30 से 60 तक क्या? हाँ एवरेज। क्या? हाँ मतलब एवरेज मतलब समझे? एवरेज मतलब क्या? एवरेज मतलब लाइट, थोड़ा भारी भी और थोड़ा इजी भी। लेकिन 60 के बाद जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसके बाद 60 के बाद जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो बिल्कुल इजी होगा।
आप देखते होंगे, आप गणित की सवाल कीजिए, क्या होगा, बिल्कुल आप गणित में ही देखिए ना, तो 60 के बाद जो रहता है 70-80 के बाद 10 को प्रायिकता का ही क्वेश्चन रहता है। नहीं तो आपको कभी भी ये ईगो पर नहीं लेना है कि हमको फर्स्ट 30 गो वाला बनाना है। आप कहीं से भी 50 को बनाइए ना, क्या बनाइए, कहीं से भी 50 गो बनाइए। कोई स्टूडेंट को अगर 51 से 100 तक आता है ऑब्जेक्टिव, 51 से 100 तक बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 5 नंबर का बनाइए, फिर लास्ट में कितने नंबर का बनाइए, 2 नंबर का बनाइए। क्या 5 नंबर के जिस क्वेश्चन का आपको सबसे अधिक और सबसे बढ़िया प्रैक्टिस हो, उसी क्वेश्चन को बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 5 नंबर का मान लीजिए 8 को क्वेश्चन है ना, मान लीजिए गणित में, तो आपको क्या कहते हैं 1 से 8 तक उसमें लिखा होगा, या मान लीजिए क्या कहते हैं 30 से 38 तक लिखा हुआ है। कितने तक, 30 से 38 तक लिखा हुआ है ना। तो आपको मान लीजिए 31, 32, 33, 34 नहीं आता है, 35 आता है, तो आप 35 का लिखिए, अच्छा से लिखिए, उसको पूरे समय के साथ लिखिए, क्योंकि एग्जाम का इतना भीड़ है, इतने सारे स्टूडेंट होते हैं, गवर्नमेंट के पास इतने कम शिक्षक हैं, क्या कि कॉपी को बेहतर से चेक नहीं किया जाता है। यहाँ तक तो कि कई बार जो है वो गवर्नमेंट को जूनियर टीचर से कॉपी चेक कराना पड़ा है। जूनियर टीचर मतलब जूनियर का मतलब हुआ कि हाई स्कूल का कॉपी जो है मिडिल और प्राइमरी स्कूल का टीचर चेक करता है। तो इस अवस्था में उसके पास, सब टीचर के पास सब कुछ का नॉलेज नहीं होता है। दुनिया में हर आदमी के पास हर चीज़ का नॉलेज नहीं पाया जाता है, सब अलग अलग फील्ड का एक्सपर्ट है। क्या तो उस स्थिति में वो कैसे नंबर देगा आपको, अनुभव से नंबर देगा, एक्सपीरियंस के आधार पर नंबर देगा, जो देखेगा वो नंबर देगा, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, कहावत है। तो 2 चीजों पर वो नंबर देगा, या तो आपका कॉपी कितना भरा हुआ है इस पर, या आप कितना अच्छा से लिखे हुए हैं, या आपका अक्षर कितना अच्छा है इस पर। समझ गए। तो लेकिन पहला काम आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन। किसका सिलेक्शन, ऑब्जेक्टिव आप कितना बढ़िया से सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना, यही आपको स्टार बनाएगा, यही आपको 80% मार्क्स तक ले जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो पूरा सही बना लिया, 100 में 50, 80 में है जिसमें उसमें 40, क्या इसके बाद सब्जेक्टिव में मैंने इससे पहले भी तरीका बतलाया था कि पूछ रहा है कुछ और, मान लीजिए पूछ रहा है आपको कि क्या कहते हैं बोल्शेविक क्रांति किसको कहते हैं, और आपको याद है खूनी रविवार, नहीं अब कैसे लिखेंगे, तो हम उसका तरीका बताए थे। क्या तरीका बताए थे, बोल्शेविक क्रांति उसे हम कहते हैं, पहला लाइन लेके पहले लाइन में लेकिन बोल्शेविक क्रांति का चर्चा रहना चाहिए। बोल्शेविक क्रांति हम उसे कहते हैं, ये पहला लाइन लिख देंगे अच्छा से, जो रूस में हुआ था, इतना तो जानकारी रहता है स्टूडेंट को, कॉमन सेंस लगाइए। इसके बाद अगर आप लिख देते हैं कि 1904-5 ईस्वी में हुआ था रूस, तो बीच में चेक नहीं करना और फिर लास्ट में लिख देना है यही बोल्शेविक क्रांति की कहानी थी, है ना। मतलब शुरू में भी बोल्शेविक और लास्ट में भी बोल्शेविक। एक गाना नहीं था कि आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बहुत पुराना किशोर कुमार का, क्या बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं, क्या तो इसी तरह से जो है अंदर से तो सही में वो चोर है, लेकिन ऊपर से क्या लगता है, बिल्कुल साधु जैसा। क्या तो ये सब तरीका है, लेकिन ये सब उस क्वेश्चन के लिए तरीका है जो आपको बिल्कुल नहीं आता है। हाँ लेकिन सांदर्भिक बातें होनी चाहिए। सांदर्भिक बातें मतलब, सांदर्भिक बातें मतलब जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन है तो उसका आंसर किसी फिजिक्स के क्वेश्चन में लिखेंगे। अब ऐसा नहीं कि फिजिक्स में इतिहास का लिख देंगे, क्या अब हिंदी का क्वेश्चन है उसमें इतिहास का नहीं लिख देंगे बीच में, मतलब हिंदी का उसी चैप्टर का दूसरा या दूसरे चैप्टर का, लेकिन पहला लाइन और अंतिम लाइन क्या रहना चाहिए, वही क्वेश्चन। अब ये मैंने ऐसा नहीं कहा कि फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा कि बिजली बल्ब में अक्रिय गैस क्यों भरे जाते हैं, है ना, और आप उसमें केमिस्ट्री का लिख दिए, ऐसा नहीं, फिजिक्स का ही कुछ लिखेंगे। क्या जो जो करंट से, करंट के हेडिंग से ही हो, विद्युत धारा के ही हेडिंग से हो,
किससे हो? विद्युत धारा की। ये सब टेक्निक हुआ, ये सब उन बच्चों के लिए टेक्निक हुआ जो कम पढ़ते हैं। और अमूमन जब से इंस्टाग्राम फेसबुक आया है, बच्चे पढ़ते तो कम हैं ही, रील बनाने से छुट्टी नहीं रहता है। अभी कुछ दिन पहले चल रहा था पतली कमरिया मुरझाए है, अभी कौन सा चल रहा है, तू तो मेरे लिए दुनिया में आई हो, है ना। अभी देख रहे हैं सबसे ज्यादा उसी पे रील बन रहा है ना। चलो कोई बात नहीं है, तो इन सब चीजों को लेकिन थोड़ा सा साइड रखो। समझ गए, ये एग्जाम का तरीका हुआ। क्या दूसरा चीज है कि आप घर से निकलने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे। आपके पास डेली 8 पेपर को छोड़ करके, जैसे हिंदी मैथिली को छोड़ करके जितने भी एग्जाम होंगे, साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो, इन तीनों एग्जाम में आपके पास जो है वो ज्योमेट्री बॉक्स होने चाहिए, प्रकाल होने चाहिए, क्या इसके बाद पेंसिल होने चाहिए, इसके बाद रबर होना चाहिए और 2 पेन होना चाहिए। पेन हमेशा ब्लैक और ब्लू ही होने चाहिए, तीसरे किसी भी कलम का उपयोग नहीं करेंगे, जैसे आप लोग फेयर में करते हैं। लाल पेन से तो आपका दर्शन भी नहीं होना चाहिए, लाल पेन की तरफ देखेंगे ही नहीं, ले भी नहीं जाएंगे लाल पेन। क्या करेंगे? हाँ, लाल पेन एग्जाम, ये घर पर जो फेयर बनाते हैं वो वहाँ नहीं चलता है ना। बहुत खुशी अगर आपकी हो तो ब्लैक से हेडिंग लिखिए, ब्लू से लिखिए, या ब्लू से हेडिंग लिखिए, ब्लैक से लिखिए। समझ गए? ऑब्जेक्टिव का जो कलर करेंगे वो कंप्लीट कलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट कलर होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, और एक क्वेश्चन में एक ही बार करेंगे। अगर गलत भी हो गया, बी के स्थान पर सी लग गया, तो फिर उसको सी से बी में नहीं आएंगे, और उसको न ऊ से नहीं खरोचेंगे, और कभी भी जो है ब्लेड उलेड नहीं ले जाएंगे उसको खरोचने के लिए। बात को समझ रहे हैं? कुछ कह रहे हैं सो ये सब निर्देश का पालन करना है हमेशा। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, इन सब चीजों का हमेशा ख्याल रखेंगे, इसमें कोई तकलीफ। और घर पर चेक कर लेंगे आपका एडमिट कार्ड है कि नहीं। क्या और कुछ निर्देश सब मिला हुआ है? जूता उता नहीं पहनने के लिए, तो उसका पूरा निर्देश, तो जूता पहन के नहीं जाएंगे, जिस तरह का ड्रेस हो उसी तरह का ड्रेस पहन के जाएंगे। क्या जूता नहीं होगा तो माला भी नहीं होगा, जूता अगर नहीं लिखा होगा तो माला भी नहीं लिखा होगा, तो माला भी पहन के नहीं जाएंगे। क्या जो निर्देश हो उस निर्देश का 100% पालन करेंगे और उसी हिसाब से एग्जाम लेंगे। क्या तीसरी बात क्या है कि आपको एग्जाम का जो माहौल होता है वो बिल्कुल फ्रेंडली होता है। फ्रेंडली मतलब समझे, आपके स्कूल में भी उतना अच्छा माहौल नहीं होता है। स्कूल में तो मास्टर साहब सब कुछ जल्दीबाजी रहती है, मास्टर साहब बोलते रहते हैं गेट कॉपी जमा करो जाओ घर बहुत हुआ। वहाँ तो ये भी आपको नहीं कहा जाएगा। क्या? हाँ, किसी प्रकार के चीट पुर्जी का प्रयोग नहीं करेंगे। जहाँ आप बैठेंगे वहाँ चीट पुर्जी चेक कर लेंगे चारों तरफ, क्योंकि जो एग्जाम सेंटर होता है उसमें थोड़े आप ही एगो एग्जाम थोड़े देते हैं, उस कॉलेज स्कूल में बराबर एग्जाम होता रहता है। इंटर का, ग्रेजुएशन का एग्जाम सेंटर पर जो होता है, तो स्टूडेंट अमूमन क्या करता है, लिखने के बाद बहुत ज़्यादा चेकिंग रहा तो फेंकता नहीं, उसको बेंच के किसी अंदर में घुसा देता है। तो आप जहाँ बैठेंगे उसको चेक कर लेंगे। समझ गए? आप उसको 100% जगह को सुरक्षित नहीं मानेंगे। समझ गए? हाँ, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। बगल वाले से मदद लेंगे या देंगे अपना करने के बाद। क्या अपना स्थिति ठीक हो तभी दूसरे का मदद करते हैं, अपने आप को मजबूत नहीं रहेंगे फिर दूसरे का मदद क्या करेंगे। क्या दोस्त? नहीं, तो इन चीज़ों सब का ख्याल रखेंगे। तीसरी बात एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि एग्ज़ाम जो आप लोग देंगे, क्या उसमें कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपको 20 को क्वेश्चन नहीं आता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अमूमन ऐसा देखा गया है कि स्टार्टिंग में 2-4 क्वेश्चन स्टूडेंट को नहीं आता रहता है, क्या तो वहाँ डर जाते हैं कि अब आगे क्या होगा। नहीं, आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। नहीं कुछ आता है एग्जाम में फिर भी हम तरीका बता दिए हैं लिखने का। क्या और ऑब्जेक्टिव तो कम से कम सबको आता ही होगा।
क्लास में इस तरह से लेक्चर दिया जाता है कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही याद हो जाता है कि नहीं। इन चीज़ों का याद रखना है, इन चीज़ों को आप हमेशा अपने ज़ुबान पर रखेंगे और याद रखेंगे, एग्ज़ाम पूरे कॉन्फिडेंस से देंगे। क्या दूसरी बात है कि एग्ज़ाम के रात में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, अष्टजाम नवाह की तरह पूरा रात जग के। सवेरे सो जाना है, अच्छा नींद लेना है। कोई भी काम करने के लिए मनुष्य को अच्छा नींद लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अच्छा नींद लेना पड़ता है। नींद मनुष्य का दूसरा सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, समझ गए ना। भोजन से ज़्यादा मनुष्य के लिए जरूरी क्या है? नींद जरूरी है ना। क्या आजकल मनुष्य को इतना हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ब्लड प्रेशर, इसके बाद डायबिटीज, इसके बाद चिड़चिड़ापन, इसके बाद गुस्सा क्यों आता है? आपका एक चैप्टर भी है शायद इंग्लिश में 9th या 10th में, स्लीप नाम से। हाँ, नींद पर एक टॉप चैप्टर है, 8वीं में है ना। क्या तो ये सब समस्या क्यों आता है आज के डेट में? कम नींद लेने के कारण। किसके लेने के कारण? कम नींद लेने के कारण, समझ गए। तो नींद बहुत जरूरी चीज है। आपने जो पढ़ा वो ठीक है। दूसरी बात, आप कम नींद लेंगे तो कम नींद का एक बहुत बड़ा जो है वो रिजल्ट होता है, दुष्परिणाम कहिए उसको, खराब रिजल्ट, कि आपको जो चीज याद रहेगा वो भी भूल जाइएगा। जो आदमी ये सोचेगा कि एग्जाम के भर रात हम पढ़ें, 2-1 घंटा सोले, अगले दिन एग्जाम दे, तो आप निश्चित रूप से जो आपको चीज याद रहेगा वो भी क्या हो जाइएगा? भूल जाइएगा। ज्यादा नींद जो आदमी लेता है ना, उसका दिमाग स्पीड में काम करता है। किस में काम करता है? स्पीड में। जो कम नींद लेगा उसका दिमाग स्लो काम करेगा, इसको गुस्सा आएगा, इसके बाद भूलता भी है आदमी। तो इसलिए आपके लिए नींद जरूरी है। आपको एग्जाम के रोज अन्य दिनों की अपेक्षा 2 दिन पहले, 2 घंटा पहले सो जाना है। जिन लोगों को आदत हो अभी 12 बजे रात में सोने का, वो आज से उसको खींचिए पीछे। क्या कीजिए? हो सकता है इसमें कितने बच्चों का आदत हो 12 बजे में सोने का और सुबह में 8 बजे में उठने का? कितने लोगों का आदत होता है? क्या सोने का मतलब ये नहीं होता है बेड पर चले जाना। आजकल लोग सोने का मतलब समझ रहे हैं कि बेड पर चले गए तो क्या हो गया, सोने का मतलब हो गया। आंख वो चीज नहीं मानता है। आप बेड पर चले गए और मोबाइल में रील देख रहे हैं 1 घंटा तक, क्या मौसी के बेटी के साथ चैट कर रहे हैं, उससे नहीं होने वाला है। क्या समझ गए? नींद का मतलब क्या हुआ? 100% दुनियादारी को क्या कर देना? अलग कर देना। मोबाइल को साइलेंट पोजीशन या स्विच ऑफ पोजीशन में कर देना। किस अवस्था में कर देना? स्विच ऑफ पोजीशन में। मोबाइल से बेड पर जाते ही मोबाइल से अपने आप को दूरी बना लेना। नींद का ये मतलब होता है, टीवी से अपने आप को दूरी बना लेना। नींद का मतलब क्या होता है? ये समझ गए। नींद का मतलब ये नहीं होता है कि बेड पर चले गए और 3 घंटा तक लूडो खेल रहे हैं, पबजी खेल, ये नींद का मतलब नहीं होता है। नींद का मतलब क्या हुआ? या बेड पर गए और आपको क्या कर देना? सब कुछ साइड होके क्या कर लेना है? सो जाना है। बात को समझ गए? कोई दिक्कत किसी को इसमें? क्या दोस्त? तो आप सवेरे सोएंगे और सवेरे उठेंगे। क्या सवेरे उठ के आप जो फ्रेश हो जाएंगे, स्नान कर लेंगे, मौसम भी अब ठीक है, अब तो नहाया जा सकता है डेली। क्या डेली नहाने में कोई ज़्यादा कष्ट नहीं है। क्या ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो गर्म पानी करके नहा लेंगे, लेकिन डेली नहा के जाएंगे। और जिनका दूसरी सीटिंग में, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या अब कुछ लोग ऐसा मत सोचना कि आके नहा लेंगे। गेहूं का भूसा थोड़े ढोने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो। अमूमन क्या करता है आदमी, दुर्गा पूजा के टाइम में जो किसान लोग होते हैं वो शाम में नहाते हैं। क्यों नहाते हैं शाम में? गेहूं का भूसा, गेहूं कट नहीं रहता है, तो वो तो आप लोग करने नहीं जा रहे हैं। कितना स्टूडेंट इसमें सोचेगा कि आएंगे तब क्या कर लेंगे? नहीं, क्या ऐसा नहीं करना है। जाने समय में क्या कर लेना है? नहा के जाना है। क्या थोड़ा सा जो आपके इष्ट देव हों उसको प्रणाम कर लेना है। इष्ट देव समझते हैं? क्या जो आपके घरेलू देवता होंगे, सबके होते हैं। क्या अपने माता पिता का भी जो है वो प्रणाम कर लेंगे। क्या है ना, है कि नहीं? अभी तो आप लोगों के एक ही माता पिता होंगे ना,
शादी के बाद 2 माता पिता हो जाते हैं, इसमें हंसने की क्या बात है? क्या शादी के बाद 2 माता पिता हो जाता है कि नहीं? एगो सास ससुर, एगो अपने माता पिता, तो वो बाद में है, लेकिन अभी तो एक माता पिता होंगे, उनको प्रणाम कर लेंगे और उसके बाद जो है वो निकल जाएंगे। और आप एग्जाम से अमूमन 40 से 45 मिनट पहले पहुंचेंगे एग्जाम सेंटर पे, इसका ध्यान रखेंगे। ये मत सोचेंगे कि मधुबनी जाने में 25 मिनट लगता है तो मतलब 8 साढ़े 8 बजे निकलेंगे और 9 बजे पहुंचेंगे, ऐसा नहीं सोचना। आप भोज खाने नहीं जा रहे हैं कि फर्स्ट तुमजी की बजाय सेकेंडों में पहुंचेंगे तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। आपको कम से कम 7:30 बजे घर से निकल जाना है, टेन कोस्ट हो सके तो 7:20 में ही निकल जाइए, वहीं जाके डिस्कशन करेंगे, समझ गए? और उस रोज जो है वो फेयर उल्टाने की बजाय चिंतन करने पर ज्यादा ध्यान देना। चिंतन समझते हैं आप लोग? लाइफ में 2 चीजें होती है, एक चिंता और एक चिंतन। क्या कहा जाता है कि मनुष्य को सफलता के लिए चिंता से चिंतन की ज्यादा जरूरत होती है। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं किसी भी फील्ड में, वो चिंता से ज्यादा क्या करते हैं? चिंतन समझते हैं आप लोग? चिंतन मतलब समझते हैं? चिंतन मतलब जैसे आज साइंस का एग्जाम है तो उसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट हेडिंग है, उस क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में पूछिए और फिर अपने ही दिमाग में आंसर दीजिए। इसको कहा जाता है क्या? चिंतन। क्या कहा जाता है? चिंतन। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, बड़े बड़े नेता लोग चिंतन करते हैं चुनाव हारने के बाद, या साइंटिस्ट लोग असफल हो जाते हैं। मान लीजिए ये स्मार्टफोन एक दिन में थोड़े बना होगा, इसमें कई बार असफलताएं आती होगी। 9,999 बार बल्ब में असफल हुआ था एडिशन, तब 10,000 बार प्रैक्टिस में क्या हुआ था? सफल हुआ था। तो हर बार उसने चिंतन किया कि हम क्यों असफल हुए। चिंता करता कि नहीं हुआ तब तो भाई असफल हो जाता। क्या है ना? आइंस्टीन एक वैज्ञानिक था जिसने E = mc² एक फॉर्मूला दिया जिसको आज तक कोई नहीं सॉल्व कर पाया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है केमिस्ट्री में, परमाणु में पढ़ाई होता है। E = क्या? mc², एनर्जी का फॉर्मूला है, समझ गए ना? वो कैसे साइंटिस्ट बना था? तो वो एक दिन कॉलेज में गया, समझ गए? तो उसके गुरुजी थे, उसको एक पिस्टल दिया, पिस्टल में 2 गो, एगो में नट लगा हुआ था, वो पिस्टल था। बोला था कि इसको घुमा के खोलना है। बोला कि 10-15 मिनट इसको घुमाओगे ना तो ये क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। वो बेचारा कह के चला गया, उसके गुरुजी कह के क्या हो गए? चले गए, समझ गए ना? कह के चले गए। वो बेचारा जो है उसको घुमाता रहा, घुमाता रहा, घुमाता रहा, घुमाता रहा। आज दिन के 10 बजे कॉलेज खुला था और उसके गुरुजी तो चले गए घर पर, अपना मस्ती मजाक जैसे डेली का लाइफ होता है, स्नान पूजा, उसको उनको यादों नहीं रहा। वो गेटों बाद में बंद कर दी। वो आइंस्टीन फिर अगले दिन जब गुरुजी आया 10 बजे तो ये देख रहा है कि आइंस्टीन को वैसे घुमाइए रहा है, तो ये नहीं खुला था। लगातार 24 घंटा तो वो आदमी ऐसे ही घुमाता रहा, वहाँ तक कि वो लैट्रिन पेशाब टॉयलेट भी कहीं नहीं गया था। तब उसके गुरुजी बोल दिए कि तुम आगे जा करके क्या बनोगे? क्या बनोगे? साइंटिस्ट बनोगे। मतलब उसकी लगन इस हिसाब से थी उस काम के प्रति कि उसको याद ही नहीं रहा कि हमको क्या करना है। न्यूटन की कहानी आप सुने होंगे नहीं? सब तो चाय कॉफी पी के चला गया, वो बेचारा सोचता ही रहा कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ऐसे सोचना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि चिंता से ज्यादा क्या करने की जरूरत होती है? चिंतन, है ना? तो आपको चिंतन करना है हर एक दिन। जिस दिन एग्जाम हो उस दिन आपको जो है वो चिंतन करना है। क्या करना है? आपको क्या करना है? चिंतन करना है कि हमको जो जो चीजें आती हैं उसका हम बेहतर तरीके से आंसर कैसे लिख पाएंगे। इसके बाद हमने एक वीडियो में आंसर लिखने का तरीका भी बतलाया था, क्या उसको आप घर पर देख लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हो तो। क्या आज भी मैंने तरीका बतला दिया है। तो उसके बाद कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है सफलता के लिए। क्या होती है? कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। दूसरी बात है कि आपके चेहरे पर दबाव नहीं होना चाहिए। दबाव समझे? कभी कभी थका चेहरा नहीं रहना चाहिए, दबाव नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चेहरा अगर थका होगा तो फिर दिमाग भी थका हो जाएगा। क्या? बिकॉज चेहरा आपका हार्डवेयर है और दिमाग आपका क्या है? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर पढ़े हैं कोई आदमी? तो हार्डवेयर बेहतर होगा तभी सॉफ्टवेयर अच्छा से काम करेगा।
हार्डवेयर बेहतर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर अच्छा से काम। तो आपका दिमाग क्या है? सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है। और आपका शरीर क्या है? हार्डवेयर। इसलिए ये कभी थका नहीं रहना चाहिए। और इसके थके नहीं रहने का कारण हम बताएं। क्या कारण बताए हैं? अच्छा नींद लेना है, भोजन संतुलित लेना। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि भरपेट खाना है, भरपेट नहीं खाना है, ऐसा हम नहीं बोले। हम लोग भरपेट खाते हैं, लेकिन किसी भी भोज भात में खाए हों, कहीं भी खाए हों, अपने मिथिलांचल में एक बहुत बड़ी समस्या है। अपने मिथिला क्षेत्र में, अमूमन मिथिला नहीं पूरे बिहार में ये समस्या क्या है कि आदमी आपको अक्सर बोलते हुए मिल जाएगा, कोई काम किसी के साथ आपको कहीं जाना है किसी काम के लिए, और उस आदमी को फोन कीजिए तो बोलेगा छोड़ दियो ना, आए बड़ भोज में खा ले काहे चलो। ऐसे समस्या सिर्फ कहाँ के लोग बताते हैं? बिहार के लोग। तो भोजन के चक्कर में कोई काम कहाँ के लोग छोड़ते हैं? बिहार के ही लोग। भरपेट तो हम लोग भी खाते हैं, लेकिन हम लोगों को आप कभी भी खोज लीजिए, हमेशा काम करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग आधा पेट खाते हैं। तो आपको खाना है, लेकिन इतना नहीं खा लेना है कि फिर 13 को रात में इतना खाए भोज की 14 को जो है एग्जाम सेंटर पर जाने की बजाय आप जो है वो क्या कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रल पाउडर पी रहे हैं, गैस का टेबलेट खा रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो। अब फर्स्ट आवर में तो एग्जाम हॉल में बाहर भी नहीं जाने देता है, तो ऐसा ना हो कि फिर डायपर पहनने की जरूरत पड़ जाए, है ना। क्या फर्स्ट आवर में जाने नहीं देगा आपको? क्या समझ गए? कोई दिक्कत? इसको याद रखने की जरूरत है ना। ये सब है। इसलिए देखिए सब कुछ संतुलित अवस्था में करना है। क्या बात को समझ गए? कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है। ये एग्जाम का प्रॉब्लम था। पहला एग्जाम की समस्याओं को मैंने सॉल्व कर दिया है। पहला आपको क्या करना है? पहला क्या करना है आपको? अच्छा सिलेक्शन करना है। क्वेश्चन का क्या करना है? बेहतर सिलेक्शन होना चाहिए। दूसरा 5 नंबर का क्वेश्चन उसके बाद बनाएंगे। तीसरा सबसे लास्ट में कितना बनाएंगे? चौथा आप कॉपी चेक कर लेंगे अपना कि आपका सिग्नेचर सही से हुआ है कि नहीं, और उस पर इन्विजिलेटर मतलब जो क्लास में रहते हैं वो भी साइन करेंगे। उनका भी साइन नहीं छूटना चाहिए। वैसे वो लोग करिए देते हैं, लेकिन एग्जाम से पहले देख लेंगे कि मेरे कॉपी पे उनका साइन हुआ है कि नहीं। ये 2 चीज देखेंगे। तीसरा चीज बैठते समय अपना चेक कर लेंगे चारों तरफ। फर्स्ट 10 मिनट आप क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए देंगे, 10 से 15 मिनट। समझ गए? चौथा चीज आपका दिनचर्या बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। क्या कितना भी भोज बात हो, हाँ भोज खाने के लिए जाइएगा, लेकिन संतुलित अवस्था में खाना है। क्या सही समय पर सो जाना है। क्या अच्छा नींद लेना है, और अच्छे से एग्जाम देना है। क्या अगर ये सब चीज आप अपनाते हैं तो अमूमन जितने का अभी आपके पास तैयारी होगा उसमें 25 से 30 नंबर आपका बढ़ जाएगा। क्या सही प्लान के साथ एग्जाम देने से। क्या होने से? सही प्लान के साथ एग्जाम देने से। क्योंकि सही प्लान से बहुत कुछ हो जाता है। औरंगजेब से जब शिवाजी लड़े थे, औरंगजेब मुगलों में सबसे आताताई शासक माना जाता था। आताताई समझते हैं? आताताई मतलब सबसे ज्यादा अगर भारत को नुकसान पहुंचाया मुगल के शासन में, मुस्लिम शासक में, तो सबसे ज्यादा किसने नुकसान पहुंचाया था? औरंगजेब ने। कभी उसकी कहानी पढ़े हैं? एक तरह से जल्लाद था वो। जल्लाद समझते हैं? उर्दू में जल्लाद शब्द का मतलब होता है जो सीधे गर्दन रेतने का क्षमता रखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जल्लाद। समझ गए ना? तो उस तरह का शासक था औरंगजेब। तो लेकिन औरंगजेब के पास लाखों सैनिक थे और शिवाजी के पास सिर्फ 5 से 10 हजार सैनिक थे। शिवाजी की कहानी आप कभी पढ़े हैं? फिर भी उन्होंने कभी औरंगजेब को नहीं जीतने दिया। एक बेहतर प्लान से वो लड़ाई करते थे। इसलिए उनके पास क्या होता था? एक बेहतर प्लान होता था, बेहतर दिमाग होता था। समझ गए ना? तो आपके पास क्या होना चाहिए? ये बेहतर प्लान अगर एग्जाम देने का अपनाएंगे तो आपको हड़बड़ाना भी नहीं है। काफी समय रहता है, 3 घंटा कम समय नहीं हुआ। क्या होता है 3 घंटा? काफी समय होता है। आप आराम से एग्जाम देंगे, आराम से जो है वो इसको अपनाएंगे और आराम से इसके बाद आएंगे, है ना। अब रही आपको, अब हम लोग एग्जाम से हट के आगे लाइफ की बात करते हैं।
क्या है ना। अब आपके जीवन में क्या होगा कि आगे आपको क्या करना है, इसके लिए एग्जाम तक आपको कोई दिमाग ही नहीं लगाना है कि हमको आगे साइंस रखना है, कॉमर्स रखना है, आर्ट रखना है, कि दुकान खोलना है, कि बिजनेस करना है, ब्यूटी पार्लर खोलना है। नहीं, ये सब एग्जाम तक नहीं, ये सब का एग्जाम के बाद, है ना। और कभी भी सब्जेक्ट का सिलेक्शन 3 चीजों को देख कर करना चाहिए। पहला आपकी क्षमता, दूसरा आपके पारिवारिक क्षमता, तीसरा आपके भविष्य। 3 चीजों को देख कर सब्जेक्ट सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में 2 तरह के ऑप्शन आते हैं। आज के डेट में हर एक सब्जेक्ट में 2 तरह के ऑप्शन है। एक ऑप्शन जो आपको सब्जेक्ट रखने के 2-3 साल बाद ही कोई ना कोई जॉब मिल जाए, छोटा मोटा जॉब, समझ गए। और एक होता है कि स्टूडेंट लंबा लक्ष्य बना के चलता है कि हमको यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, या डॉक्टर बनना है, या साइंटिस्ट बनना है, या बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना है, बहुत बड़ा एक्टर बनना है, बहुत बड़ा मॉडल बनना है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। 2 तरह का होता है। और एक होता है कि छोटा मोटा, कि हमको कोई छोटा दुकान खोल लेना है, कोई छोटा बिजनेस कर लेना है, कोई छोटा मोटा सरकारी नौकरी मिल जाए, कोई छोटा मोटा प्राइवेट जॉब मिल जाए। हर एक सब्जेक्ट में 2 तरह के ऑप्शन है। तो यहाँ जो स्टूडेंट है अक्सर वो पहले ऑप्शन वाले जाता है, मतलब छोटे मोटे जॉब की उनको दरकार है, आवश्यकता है। क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वो कमजोर फैमिली से हैं, और छोटे मोटे जॉब मिलने के बाद वो दोनों काम कर सकते हैं। एक अपने फैमिली को भी देख सकते हैं, और दूसरे बात, अब सेकंड स्टेप में वो क्या कर सकते हैं, अपने बड़े लक्ष्य को भी क्या कर सकते हैं, साध सकते हैं, अपने बड़े लक्ष्य के तक भी पहुंच सकते हैं। तो 2 चीजों को देख के आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे कि आपको एक फिलहाल 3-4 सालों में, 10वीं के 3-4 सालों में एक जॉब भी मिल जाए, समझ गए ना। हाँ, जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, जिनको 10वीं के बाद 10 साल तक भी जॉब नहीं मिलता है, या कोई बिजनेस नहीं करते हैं, या अपने 1 भी रुपये का अर्निंग नहीं करते हैं, फिर भी अगर उनके फैमिली की तरफ से प्रेशर नहीं आता, अगर इस तरह का किसी का फैमिली बैकग्राउंड है, तो फिर वो बड़ा लक्ष्य बनाएंगे। नहीं तो आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन इस हिसाब से करेंगे कि आपका क्या हो जाए, आपका जॉब भी मिल जाए, और आप फिर क्या करें, अपने एजुकेशन को भी आगे बढ़ाएं। कोई दिक्कत? तो यही एग्जाम का तरीका था। अब चौथी बात है कि अब आपका 1 साल जो है वो आप मेरे पास पढ़े 10वीं में। क्या हम लोगों ने भरसक कोशिश की कि आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाया जाए। जो भी कोचिंग वगैरह का सिस्टम है आसपास में, उससे हमने बेहतर माहौल देने की कोशिश की। अमूमन क्या है कि अब आप जा रहे हैं तो मैं आपको कुछ टेक्निक बता देता हूँ। आजकल के कोचिंग का कुछ टेक्निक इस तरह का है कि आजकल सबसे बड़ी चीज़ की कोचिंग से ज़्यादा दिक्कत गार्जियन में। अब एग्जाम 3 चीज़ों के बारे में हमने बता दिया, तो एग्जाम के बारे में बता दिया, भविष्य के बारे में बता दिया। अब थोड़ा मैं कोचिंग के भविष्य की बात करता हूँ। नहीं, अमूमन क्या है कि आजकल के गार्जियन टीचर से ज़्यादा अपने बच्चे पर विश्वास करते हैं, समझ गए। अपने बच्चे पर विश्वास कैसे करते हैं? अमूमन मैंने भी आपके क्लास में भी देखा है, अभी भी क्लास 9th का स्टूडेंट हमारे पास आता है, 8वीं का आता है, और जो मेरे पास 10 साल का अनुभव है, इसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि अगर आज मैं, ठीक है आज आपका लास्ट डे है, मैं बोल दूं कि कल आपका पढ़ाई चलेगा, और मैं कल पूरा फिजिक्स का सुनूंगा 5 चैप्टर, और हर एक स्टूडेंट अगर नहीं याद करेगा तो 10 डंडा मारूंगा, मुश्किल से इसमें 5 स्टूडेंट आएंगे। क्या अगर सारे स्टूडेंट आ भी गए और मैं 10 डंडा आपको पीट दिया सपोज, क्या तो आप उम्मीद कीजिए कि उसके अगले 4 दिन के बाद जो है वो मेरे इस कोचिंग संस्था में क्या हो जाएगा, जितने स्टूडेंट है उसमें से आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ट्यूशन छोड़ देंगे या कोचिंग छोड़ के चले जाएंगे। ये सिर्फ मेरे पास ही नहीं है ऐसा सिस्टम, ये ऐसा सिस्टम कहाँ है, हर कोचिंग में हो गया है। क्यों हो गया है, अब इसके पीछे का रीजन जानिए। क्योंकि बच्चे घर पर पढ़ते कम हैं, और पढ़ते कम हैं तो वो याद नहीं करते हैं, तो टीचर अगर प्रेशर देंगे तो क्या करेंगे, वहां से छोड़ेंगे, है ना। और अगर टीचर जाके गार्जियन को कहता है कि आपके बच्चे मेरे कोचिंग में नहीं आते हैं, समझ गए ना,
क्या वजह हो गया। और गार्जियन अगर अपने बच्चे से पूछेगा तुम क्यों नहीं जाते हो कोचिंग, समझ गए ना, तो बच्चा क्या बोलेगा पता है, नहीं होता, बढ़िया पढ़ाई नहीं होती वहाँ, अच्छा पढ़ाई नहीं होता, वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। और टीचर अगर कहेगा कि सर आपके बच्चे ने सबक कंप्लीट नहीं किया था इसलिए आपके बच्चे को 10 डंडा मारे हैं, तो टीचर की बात को वहाँ गार्जियन नहीं मानता है, वहाँ किसके बात को मानता है, बच्चे के बात को मानता है। ये बात धीरे धीरे कोचिंग पढ़ाने वाला सब समझ गया। कोचिंग पढ़ाने वाला सब गार्जियन से कम तेज नहीं ना है, वो सब समझ गया ये बात, समझ गए। इसलिए आजकल ये समस्या हो गया है कि बच्चों को पनिशमेंट कम दिया जाता है, और यहाँ तक कि अब तो बच्चों की चमचागिरी भी करनी पड़ती है। और बहुत सारे कोचिंग वाले बच्चों की चमचागिरी करते हैं, उसका खुशामद करते हैं, उसको बहुत सारे फैसिलिटी देते हैं। क्या तुम 2 बच्चा लाओगे तो तुम्हारा फी माफ हो जाएगा, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। 2 बच्चा लाओगे तो तुम्हारा 100 फी और बढ़ जाएगा, ऐसा भी नहीं करते हैं क्या। लेकिन तो ये जो सिस्टम हो गया है, इस स्थिति में जो अच्छा संस्था है, जो रिजिड, जो टाइट करने वाला संस्था है, जो ज्यादा पनिशमेंट देने वाला संस्था है, उस संस्था में क्या, उस संस्था में स्टूडेंट की संख्या क्या हुई है, थोड़ी सी कम हुई, लेकिन फिर भी स्टूडेंट है। तो आपका ये भी कर्तव्य बनता है कि आपके आसपास जो 10वीं के स्टूडेंट हों, 9वीं के स्टूडेंट हों, उन्हें भी आप कन्विंस करके भेजें, उन्हें भी बताएं कि पढ़ाई किस तरह से होता है। क्योंकि सीनियर स्टूडेंट की बातों को क्या करता है, जूनियर स्टूडेंट फॉलो करता है, उनकी बातों को मानता है, उनकी बातों को समझता है क्या। और तो यही बात हो गया। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो 10वीं का बैच है, आपकी जो अभी संख्या है, इससे संख्या में क्या होगा, इजाफा होगा, इससे ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे। इस बार हम करीब करीब 25 स्टूडेंट थे, आने वाले वक्त में हम सोचते हैं कि 30, 35, 40, 50 तक हो। क्या उम्मीद तो किया ही जा सकता है, अब हो जितना, क्या उम्मीद करने में क्या दिक्कत है कि नहीं। हर लड़का का उम्मीद रहता है कि हमको शादी में 5 लाख रुपया मिले, अब मिलता है 2.5 लाख 3 लाख, अलग बात है। तो उम्मीद करने में क्या दिक्कत है कि 50 स्टूडेंट हो, 60 स्टूडेंट हो, 100 स्टूडेंट हो। भविष्य में क्या होगा, भविष्य को किसने देखा है, भविष्य तो उम्मीद पे कायम है। लेकिन आपको कोशिश करना है, क्योंकि आप पढ़े हैं। और आप पूरा साल अगर मेरे पास पढ़े हैं तो मजबूरी में तो नहीं पढ़े हैं, आपको अच्छा लगा तब न पढ़े हैं। अगर आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में छोड़ देते मेरे पास ट्यूशन, तब ना हम समझते कि आपको अच्छा नहीं लगा, क्या है कि नहीं। आपको अच्छा लगा तब पढ़े हैं, है ना। दूसरी बात, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा है तब पढ़े हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा होता है जो हमको प्रॉब्लम बताता है। हमारे 10वीं में जो स्टूडेंट होते हैं या 9वीं में जो स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम बताते हैं कि सर इस टाइम में दूसरा ट्यूशन है। तो मैं टाइम नहीं चेंज करता। मैं टाइम इसलिए नहीं चेंज करता कि मैं उस टीचर का वैल्यू नहीं करता या उस टीचर का मैं तिरस्कार करता हूँ। मैं जांचना चाहता रहता हूँ कि आखिरकार मेरा पढ़ाई आपको ज़्यादा अच्छा लगता है कि उस टीचर का। क्या अगर उस टीचर का अच्छा लगेगा तो आप छोड़ के चले जाइएगा, मेरा अच्छा लगेगा तो आप उस टाइम में नहीं जाइएगा, है कि नहीं। इसलिए मैं ज़्यादा टाइम ही चेंज नहीं करता। क्योंकि आपको जब मैं सब सब्जेक्ट का मटेरियल आपको देता हूँ, 100 के 6 सब्जेक्ट जब आपको पढ़ाई होते हैं, क्या तो फिर उस टाइम में अगर कोई दूसरा टीचर आपका ट्यूशन कर रहे हैं तो फिर आप दूसरा टाइम उनको बोलिए कि मैं तो ट्यूशन में नहीं, कोचिंग संस्था में पढ़ता हूँ। क्या एक कोचिंग संस्था का ही मतलब थोड़े होता है कि 5 गो टीचर रहे और 5 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए तभी होगा। 2 टीचर भी 5 सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं ना। बीपीएससी, यूपीएससी जैसा तैयारी होता है बड़े एग्जाम का, भारत का सबसे बड़ा एग्जाम का है, उसमें एक टीचर 4 सब्जेक्ट पढ़ाता है, वो पॉसिबल है। और 10वीं का एक टीचर अगर 3 सब्जेक्ट पढ़ाए, वो क्यों नहीं पॉसिबल है कि नहीं, है कि नहीं। इसलिए आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी आपसे स्टूडेंट मिलेगा और आप हमेशा किसी न किसी रूप में क्या रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे और संस्था के बेहतरीन के लिए सोचेंगे। और आपसे भी हम लोगों का लगाव बना रहेगा। अब जो है वो विज्ञान सर हैं, ये भी अपनी बातों को कुछ रखेंगे और फिर जो है क्या हम लास्ट में अपनी बातों को कुछ रखते हुए और तब फिर हम लोग चलेंगे ना। तो इसलिए पता ही है आप, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है, जिसने रातों से जंग जीता है वही अगले दिन सूर्य बन के निकलता है ना। तो आपको सूर्य बन के निकलना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो आइए आप इनकी एग्जाम को टिप्स को सुनिए और फिर हम आपसे मिलते हैं। क्या धन्यवाद।